नमस्कार, नमस्कार शारदा जी और सब लोगों को बहुत-बहुत सादर प्रणाम। और आज हम फिर से उपस्थित हैं आप सबके सामने अक्स अतीत के कार्यक्रम को लेकर के। और जैसा कि अक्स अतीत के कार्यक्रम के काफ़ी एपिसोड हो चुके हैं, इंस्टाग्राम में भी हो चुके हैं और फेसबुक पेज पर भी हो चुके हैं। तो अनुगूंज का ये एक प्रयास है बहुत छोटा-सा कि हमारे जो पुराने साहित्यकार हैं, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के, उनकी रचनाओं को आप सबके सामने लाया जाए, उन महान साहित्यकारों का थोड़ा परिचय आप सबसे कराया जाए और क्योंकि हम लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं और पढ़ने का समय लोगों के पास बहुत कम हो गया है, तो हम चाहते हैं कि हम अनुगूंज की तरफ से ही एक छोटा-सा प्रयास करें और आप लोगों को हम अपने प्रयास से सब साहित्यकारों के बारे में बताएं। तो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और आज हमारे बीच अरविंद शारदा जी जो कि अनुगूंज साहित्यिक संस्था के संरक्षकों में से भी एक हैं। हमारे संरक्षक हैं अरविंद शारदा जी, बहुत अच्छे विचारक हैं और बाकी परिचय वो अपने आप देंगे आपको। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं और वो आप सभी को रामधारी सिंह दिनकर जी की और हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ कविताएं लेकर के आए हैं। उनके जीवन के बारे में भी कुछ बताएंगे आप लोगों को। बहुत-बहुत स्वागत है अरविंद शारदा जी आपका इस कार्यक्रम में फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता। अनुगूंज के मंच पर बुलाने के लिए मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं और विशेष कारण ये है कि अनुगूंज एक ऐसी संस्था है जिसने माँ हिंदी की सेवा की है, भाषाओं की सेवा की है और चाहे वो हमारी अंग्रेजी भाषा हो, उर्दू भाषा हो और हिंदी तो हम सबकी अपनी भाषा है, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। और जिस लगन से और जिस एक फोकस के साथ में आपने काम किया है, तो मैं अनुगूंज के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अनुगूंज ऐसे ही काम करता रहे और माँ हिंदी की भाषा की सेवा करता रहे। बस आपका आशीर्वाद बना रहे आदरणीय, हमारे साथ आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। और हमारे बीच उपस्थित हो गए ऋचा प्रियदर्शिनी जी, मोनिका चावला कपूर जी, प्रोमिला शुक्ला जी और मधु खरे जी, अंकिता जी और गायत्री जोशी जी। तो ये लोग हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। अनुराधा जी भी आ गई हैं। तो काफी लोग आ चुके हैं। आप अपना कार्यक्रम शुरू करिए, मैं मंच आपको देख करके मैं रवाना होती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल 1 मिनट, मैं कमेंट और लोग कौन कौन जुड़ रहे हैं वो देख नहीं पा रहा हूँ इसके अंदर में। मैं ना सारे कमेंट्स ऐसे देती रहूंगी। देखिए आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ना? बिल्कुल तो दिख रहा है, ऐसे अब दिख आपके रहा है सामने मुझे। कमेंट्स आते जाएंगे। जी जी ठीक जी है, मैं जो लोग आते जाएंगे आपके सामने कमेंट्स ऐसे स्क्रीन पे आते जाएंगे। जी। तो मैं इस चीज में उस आपकी सहायता करूंगी जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी अभी बहुत तो शुभकामनाएं आपको इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। आप सभी को सादर प्रणाम और जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को नमस्कार, स्नेह और प्रेम भरा आभार। एक संयोग की बात है कि जिन कवियों को की रचनाओं को लेके आज मैं काव्य पाठ कर रहा हूं, उन दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है और हमारे अनुगूंज के मंच पर सालाना प्रोग्राम जो वार्षिक उत्सव हुआ था, उसमें भी 2 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हमारे यहाँ आए हुए थे। उन दोनों की रचनाओं को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम अरविंद शारदा है, जैसा निवेदिता ने बताया। और संक्षेप में जब भी साहित्य के मंच से मुझे अपना परिचय देने की बात आती है, तो महादेवी वर्मा की पंक्तियां आती याद। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, मेरा तो इतिहास यही।
उमड़ी कल थी मिटा चली, मैं नीर भरी दुख की बदरी। हालाँकि मैं नीर भरी दुख की बदरी उन्होंने कहा था, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था वो अद्भुत था। लेकिन परिचय जब भी देता हूँ तो मैं महादेवी वर्मा को स्मरण करता हूँ। अरविंद शारदा, मेरा अपना बैकग्राउंड पावर फैक्टर करेक्शन कंसल्टेंट हूँ। मैं स्लीप कोच, फाउंडर टर्निंग पेन इंटू प्लेजर, इस तरह की कई संस्थाओं से जो सामाजिक कार्यों में जुड़ी हुई हैं विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और साहित्य के प्रति मेरी रुचि स्कूल के दिनों से हो गई थी, बल्कि मैं ये कहूँ कि स्कूल के दिनों से करवा दी गई थी। मेरे शिक्षक जो पढ़ाते थे, वो हमेशा एक प्रेरणा देते थे कि कविताओं को पढ़ो, समझने की चेष्टा करो। तो बड़े-बड़े नाम हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, वंदनीय है, पूजनीय है, सबका नाम मैं नहीं ले पाऊँगा। लेकिन जिन 2 की रचनाओं को मैंने पढ़ा, उनमें एक हरिवंश राय बच्चन जी और रामधारी सिंह दिनकर जी। सच दोनों आज हमारे बीच नहीं हैं और सच कहूँ तो मेरे जो कुछ एक हीरो हुए हैं जीवन में, उनमें से रामधारी सिंह दिनकर एक हैं, मेरे हीरो रहे हैं। ये एक बच्चन का तो एक टूर लूँगा मैं और दिनकर जी की कुछ रचनाओं को सुनाऊँगा। और ये सौभाग्य की बात है, सौभाग्य था मेरा, है मेरा कि दोनों से मिलने का मुझे मौका मिला। बच्चन जी से मिलने का मौका मिला मुझे 1968 में। मैं शायद तीसरी क्लास में था और हम लोग दिल्ली गए हुए थे स्कूल टूर से और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने का समय तय था सुबह 9 बजे। उनके निवास स्थान के बाहर जैसे ही हम रुके, अचानक कोई चीखा, बच्चन जी। और जितने बच्चे थे हम, सबके सब एकदम कूद के उनको घेर लिए। ये मुझे अभी भी धुंधली सी याद आती है और हर बच्चे ने 30-32 हम लोग स्टूडेंट्स थे, उनका ऑटोग्राफ लिया था। ये मेरी बच्चन जी से पहली मुलाकात थी और 1980 में कश्मीर में वो सपरिवार आए हुए थे, उनसे दूसरी मुलाकात हुई। दिनकर शायद मैं तीसरी क्लास में था, स्कूल में आए हुए थे और दिनकर आने के पहले जो माहौल था, उसकी धुंधली सी याद मुझे आती है, मानो कोई बहुत बड़ा हीरो आ रहा है। 3-4 दिन पहले से ऐसी आग लगी हुई थी कि दिनकर आ रहे हैं, दिनकर आ रहे हैं और दिनकर आए। जितनी समझ थी हमने सुना उनको, लेकिन जब उन्होंने मेरे नगपति मेरे विशाल कविता सुनाई, काव्य पाठ किया, तो हम बच्चों के भी रोंगटे खड़े हो गए और शायद उसी समय मुझे लगा कि मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत कोई हैं, तो वो दिनकर हैं। समय बीता, रुचियाँ बदलती हैं। बच्चन जी ने कहीं लिखा है, हर नशा उतरता है, हर तूफान थमता है। लेकिन जो दिनकर से मिलने के बाद में, बच्चन जी से मिलने के बाद में, साहित्य के प्रति जो रुझान हुआ, वो कभी थमा नहीं। थोड़ा बहुत चलता ही रहा। तो समय की मर्यादा है, इतनी बातें हैं कि बातों में समय हमारा चलता चला जाएगा और मैं देख रहा हूँ इन बातों-बातों में कई लोग जुड़ गए हैं। मैं उनका अभिवादन करता हूँ। मैं देख ही नहीं पाया क्योंकि अतीत की गायत्री जोशी, प्रमिला शुक्ला, अतीत की स्मृतियों में डूब सा गया, मैं एकदम खो सा गया। मुझे याद भी नहीं है बच्चन जी का चेहरा कैसा रहा होगा, फ़ोटो में ही देखा। तो पहले मैं शुरुआत करूँगा हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं से। पहला मेरा परिचय हुआ उनकी रचनाओं से 1978 में और देखिए संयोग की बात, उन दिनों मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और मैं 5-6 दिन के लिए आराम पे था और मेरे एक मित्र ने बच्चन जी की 3 पुस्तकें
मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश लाके दे दी। और उन 5-6 दिनों में सोए-सोए मैंने तीनों की तीनों किताबें पूरी पढ़ ली। उस समय तो जल्दी पढ़ी। नवीन जोशी नवल जी, मधु खरे जी, मैं पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट्स। मैंने उन रचनाओं को पूरा पढ़ा और मेरी जो प्रारंभिक कविताओं का मैंने पाठ किया, वो बच्चन की इन 3 जो पुस्तकें थी उन्हीं से किया मैंने। तो मैं प्रॉपर काव्य पाठ ही करूँगा आज और सबसे पहले मधुशाला से ही मैं पाठ करूँगा। किताबें मेरे हाथ में हैं, शायद आपको नहीं दिख पाएँगी, लेकिन मैं काव्य पाठ किताबों से ही करूँगा। तो माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए और वाणी की अधिष्ठात्री देवी को प्रणाम करते हुए मैं काव्य पाठ चालू करता हूँ। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस, में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तो एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। ये रचना अक्सर लोग गुनगुनाया करते थे बच्चन जी की जो मधुशाला है उसमें से, और मन्ना डे ने भी इसको गा के बड़ा सुंदर गाया है। दूसरी रचना इसके साथ की है, चलने ही चलने में कितना जीवन, हाय बिता डाला। दूर अभी है पर कहता है, हर पथ बतलाने वाला। हिम्मत है न बढ़ूं आगे को, साहस है न फिरूं पीछे। किंग कर्तव्य विमूढ़ मुझे कर दूर खड़ी है मधुशाला। ये जो किंग कर्तव्य शब्द है, इसको लेके हम स्कूल में बड़ी बहस होती थी। इसका अर्थ क्या है, किम कर्तव्य विमूढ़, मुझे आज भी याद है। मेहंदी रंजित मितुल हथेली, देखिए कवि की कल्पना, पर माणिक मधु का प्याला। अंगूरी अब गुंठन डाले, स्वर्ण वर्ण साकी बाला। पाग बैंजनी जामा नीला, डाट डटे पीने वाले। इंद्रधनुष से होड़ लगाती, आज रंगीली मधुशाला। ये एक मेरी बड़ी फेवरेट हुआ करती थी और गाता था तो बड़ा आह्लाद में हो जाता था। लालायित अधरों से जिसने, हाय नहीं चूमी हाला। लालायित अधरों से जिसने, हाय नहीं चूमी हाला। हर्ष विकंपित कर से जिसने, हान छुआ मधु का प्याला। हाथ पकड़ लज्जित साकी का, पास नहीं जिसने खींचा। हाथ पकड़ लज्जित साकी का, पास नहीं जिसने खींचा। व्यर्थ सुखा डाली जीवन की, उसने मधुमय मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला। एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। कवि की कल्पना देखिए कि लज्जित साकी का हाथ पकड़ने की बात से और प्रकृति से कैसे उन्होंने एक जोड़ दिया मधुशाला को। सूर्य बने मधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जल हाला। बादल बन बन आए साकी, भूमि बने मधु का प्याला। कल्पना देखिए, झड़ी लगाकर बरसे मदिरा रिम झिम कर। बेली विटप तृण बन मैं पीऊं, वर्षा ऋतु हो मधुशाला।
सजे न मस्जिद और नमाजी। ये आज के समय में कल्पना करना जरा कठिन होता है, लेकिन उन कवियों को देखिए। सजे न मस्जिद और नमाजी, कहता है अल्लाह ताला, सज धज कर पर साकी आता, बन ठन कर पीने वाला। शेख कहां तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरालय से, चिर विधवा है मस्जिद तेरी सदा सुहागन मधुशाला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, वैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। ये एक और मेरी बहुत ही पसंदीदा कुछ रचनाएं कवियों की होती हैं कि उसको आप बार बार पढ़ते हैं। तो ये आज भी कभी कभी इस कविता को मैं पढ़ लेता हूं। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूं हाला, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। देखिए, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। आप में से सबको प्राय पता होगा कि बच्चन की जो ये 3 कविता पुस्तकें हैं, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। मधुकलश में तो एक अंश ऐसा है जिसमें बहुत उदासी और मायूसी है, क्योंकि वो जीवन में एक परिवर्तन आ गया था उनके जीवन में। लेकिन इन रचनाओं के पीछे सारा प्रभाव उमर खयाम का है। और अब देखिए कि बच्चन की रचनाओं पे बड़े बड़े, बच्चन ही नहीं, बड़े बड़े कवियों की रचनाओं में एक बात होती थी कि लोग बड़ी पैरोडी लिख देते थे, और बच्चन की रचनाओं की तुलना लोगों ने उमर खयाम से करनी चालू कर दी, और बच्चन जी ने इसको बहुत स्वाभाविक और सहज लिया। लोग कहते थे कि बच्चन की रचनाओं में, बच्चन के प्याले के अंदर में लोग गहराई में नहीं उतर पाते जितना उमर खयाम की रुबाइयों में गहराई में उतर जाते हैं। ऐसा मैंने पढ़ा था बहुत पहले। मेरा अपना इसमें एक मत है कि आप इन रचनाकारों की उस लेवल पे आप तुलना नहीं कर सकते जिसने की होगी। मेरा कोई इसमें विरोध नहीं है, लेकिन एक बड़ी जिसने रचना की उसने एक पैरोडी भी लिखी, और ये लिखा कि द फर्स्ट पैरोडिस्ट वॉज बॉर्न विद द फर्स्ट पोएट्री। आप देखिए क्या, द फर्स्ट पैरोडिस्ट वॉज बॉर्न विद द फर्स्ट पोएट्री। और उन्होंने उस पर एक पैरोडी लिखी, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। ये हम सब ने सुनी है, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, विडंबक पैरोडिस्ट वहीं पास ही खड़ा छेड़ता रहा होगा उल्टी तान। तो ये उस समय की बात है कि बच्चन की रचनाओं पे साथ ही साथ पैरोडी भी चलती थी। तो ज्योति नारायण जी परम मित्र हैं और अखबार के संपादक हैं, और बहुत ही एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। रियली इंचेंटिंग। ज्योति बाबू, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये कवि इस स्तर के हैं कि साधारण व्यक्ति भी उनको गुनगुना दे तो लगेगा इंचेंटिंग है। देखिए, एक मन में एक बात आई, कल मैं विचार कर रहा था कि दिनकर और बच्चन जी छायावाद के दौर के बाद के कवि हैं, या ये कहें कि छायावाद अवसान पे था और ये दो कवि साथ साथ आए। इन्होंने भाषा में बदलाव किया, लेकिन भाषा के स्वरूप को, शुद्धता को बरकरार रखा। अब देखिए कि हमने एक शब्द सुना है वर्ण संकर। बहुत लोगों को पता होगा
कि संतान जो उत्पत्ति होती है तो कई बार वर्ण संकर का उस पर प्रयोग किया जाता है। वो क्या है क्या नहीं है मुझे पूरा नहीं मालूम, लेकिन भाषा में भी संकर होता है, भाषा संकर। जब दो भाषाओं का मिश्रण आप कर देते हैं तो भाषा संकर कहलाता है। बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, मैंने चेष्टा की कि ये मैं ईमानदारी से कहता हूं बिना किसी अभिमान के, कि मैं भाषा को उसके मूल स्वरूप में ही पसंद करता हूं। हिंदी बोल रहे हैं, हमारी अपने दिल की भाषा है, क्यों अनावश्यक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाए। आज मुझे जितनी हिंदी प्रिय है, मैं सच कहूं मुझे बंगाली उससे ज्यादा प्रिय है, और मैं बंगाली सीख रहा हूं। तो भाषा का जो शुद्ध स्वरूप है वो कितना सुंदर होता है, कितना आकर्षण है। आप देखिए, चांदी को देखिए, चांदी मिलावट वाली चांदी काली पड़ जाती है, और जो बिल्कुल प्योर चांदी होती है, चमचमक देखिए, आंख में लगता है अरे क्या हो गया, क्या देख रहे हैं। तांबा देखिए, प्योर तांबा। तो भाषा को दिनकर ने और बच्चन जी ने, दोनों ने शुद्ध स्वरूप में रखा, कोई छेड़छाड़ नहीं किया, और भाषा को सरल बना के उन्होंने जनता के सामने लाया। इसलिए वो कालजयी हैं। दिनकर के लिए तो मैं ये कह सकता हूं, बच्चन लोकप्रिय कवि रहे, लेकिन दिनकर तो कालजयी कवि हैं। किसी भी पीढ़ी का, किसी भी समय का व्यक्ति हो, दिनकर को पढ़ ले तो उसको लगेगा कि दिनकर उसको प्रेरणा दे रहे हैं, आगे चला रहे हैं। थोड़ा विषयांतर हुआ, जरूरी भी था विषयांतर, और गायत्री जोशी जी ने कहा, सही बात कही। सीमा गुलाटी, धन्यवाद। आगे चलते हैं। ये मधुशाला की और बच्चन का टूर चल रहा है। मुझे पिलाने को लाए हो इतनी थोड़ी सी हाला, मुझे दिखाने को लाए हो एक यही छिछला प्याला, इतना पी जाने से अच्छा सागर कीले प्यास मरूं। देखिए कवि क्या कहता है। सिंधु तुषादी किसने रचकर, बिंदु बराबर मधुशाला। क्या बात है। मैं एक सज्जन से मिला 3 वर्षों पहले। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही। बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि कॉलेज के जमाने में वो लोग मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश से 50 स्टूडेंट बैठ के अंताक्षरी खेला करते थे। मैं चौंक गया। मैं कहा ये क्या हुआ? बोला ये मेरे जीवन की घटना है, मैं उसमें शामिल होता था। अंताक्षरी खेली जाती थी मधुशाला, मधु कलश और मधुबाला से। याद ना आए दुखमय जीवन, इससे पी लेता हाला। क्या बात है। जग चिंताओं से रहने को मुक्त उठा लेता प्याला, शौक साध के और स्वाद के हेतु पिया जग करता है, पर मैं वह रोगी हूं जिसकी एक दवा है मधुशाला। यम आएगा साकी बनकर, साथ लिए काली हाला। बच्चन आगे चले गए। पीन होश में फिर आएगा सुरा बिसुध यह मतवाला, यह अंतिम बेहोशी। ये टच करती है रचनाएं। ये अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है। पथिक प्यार से पीना इसको, फिर न मिलेगी मधुशाला। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला। मेरे शव के पीछे चलने वालों याद से रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। अंतिम है मधुशाला से। उसके बाद मधुबाला में प्रवेश करेंगे। नाम अगर पूछे कोई तो कहना बस पीने वाला, काम ढालना और ढलाना सबको मदिरा का प्याला। जाति प्रिय पूछे यदि कोई कह देना दीवानों की, धर्म बताना प्यालों की ले माला जपना मधुशाला। तो मधुशाला की मुझे याद है, मुझे कॉलेज के टाइम में लगभग पूरी मधुशाला याद थी। समय के हिसाब से विस्मरण हो जाता है, रुचियां बदलती हैं, और मेरी भी रुचियां बदली।
साहित्य में भी बदलाव आया, और क्या बदलाव आया इसको हम आगे चर्चा करते करते मैं आपसे साझा करूंगा। और अब मधुबाला से चंद रुबाइयां, चंद कविताएं। रुबाइयां तो मधुशाला की हैं। प्यास से आए मैंने आंका, वातायन से मैंने झांका, पीने वालों का दल बांका, उत्कंठित स्वर से बोल उठा, कर दे पागल भर दे प्याला, मैं मधुशाला की मधुबाला। खुल द्वार गए मदिरालय के, नारे लगते मेरी जय के, मिट चिन्ह गए चिंता भय के, हर ओर मचा है शोर यही, लाला मदिरा मदिरा लाला, मैं मधुशाला की मधुबाला। और मधुबाला से ये अंतिम चुना है मैंने, उसके बाद मधु कलश में प्रवेश करेंगे। चाहे जितनी मैं दूं हाला, चाहे जितना तू पी प्याला, चाहे जितना बन मतवाला। आगे देखिए क्या पंक्तियां हैं, सरल लेकिन मजा आ जाता है। चाहे जितनी मैं दूं हाला, चाहे जितना तू पी प्याला, चाहे जितना बन मतवाला, सुन भेद बताती हूं अंतिम, यह शांत नहीं होगी ज्वाला, मैं मधुशाला की मधुबाला। और अब मधु कलश से। मधु कलश तीसरी रचना थी पुस्तक की, उन्होंने तीसरी पुस्तक लिखी। और मधुशाला का काव्य पाठ पहले किया 1933 में, और 1935 में मधुशाला छपी। अब तक लगभग 70 संस्करण इसके छप चुके हैं। लेकिन मधु कलश रचते रचते उनके जीवन में जो एक विछोह हुआ पत्नी का, तो बच्चन ने खुद लिखा है कि लगभग मैंने लिखना ही बंद कर दिया, और एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा शायद मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। उसी समय बच्चन के किसी मित्र ने उन्हें कालिदास की मेघदूत थमा दी। बच्चन ने यह कहा है कि मैं पढ़ाने जाता और मेघदूत का एक पद रोज गुनगुनाता जाता। जिस निराशा के सागर में हताशा निराशा ने डेरा जमाया, जिस निराशा के सागर में मैं डूब गया था, महाकवि कालिदास ने मुझे उठा के रख दिया। और ये बच्चन ने लिखा है। बच्चन ने, आप सबको पता होगा, है ही पता, कि कैम्ब्रिज में अंग्रेजी पढ़ाते थे, 10 साल पढ़ाया उन्होंने। उन्होंने लिखा, मैंने देशी विदेशी सब साहित्यों को पढ़ा, लेकिन जो सुकून मुझे कालिदास की मेघदूत से मिला वो कहीं नहीं मिला। तो मधु कलश में उन्होंने मेघदूत को एक अपनी भावांजलि प्रस्तुत की है मेघदूत के प्रति। महाकवि कालिदास को उन्होंने ये भावांजलि दी है। तो मैंने उन्होंने जो लिखा है उसको पहले पढ़ता हूं, और एक कविता मैं मेघदूत के प्रति से सुना के, और फिर प्रवेश करेंगे दिनकर की अन्य रचनाओं में, जो कृतियां हैं उनमें। महाकवि कालिदास के मेघदूत से साहित्य अनुरागी संसार भली भांति परिचित है। उसे पढ़कर जो भावनाएं हृदय में जागृत होती हैं, उन्हें ही मैंने निम्नलिखित कविता में पद्यबद्ध किया है। भक्त गंगा की धारा में खड़ा होता है और उसी के जल से अपनी अंजलि भरकर गंगा को समर्पित कर देता है। इस अंजलि में उसका अपना क्या रहता है सिवा उसकी श्रद्धा के। मैंने भी महाकवि की मंदाक्रांता की मंद गति से प्रवाहित होने वाली इस कविता की मंदाकिनी के बीच खड़े होकर इसी में से अंजलि उठाकर इसी को अर्पित किया है। इसमें भी मेरे अपनेपन का भान केवल मेरी श्रद्धा ही है। एक कविता में पढ़ता हूं। मेघ जिस जिस काल पढ़ता, मैं स्वयं बन मेघ जाता। हो धरणी
चाहे शरद की चांदनी में स्नान करती, वायु ऋतु हेमंत की, चाहे गगन में हो विचरती, हो शिशिर चाहे गिराता पीत जर्जर पत्त तरु के, कोकिला चाहे वनों में हो वसंती राग भरती, ग्रीष्म का मार्तंड चाहे हो तपाता भूमि तल को, दिन प्रथम आषाढ़ का मैं मेघ चर द्वारा बुलाता, मेघ जिस जिस काल पढ़ता, मैं स्वयं बन मेघ जाता। तो ये 10 कविताएं हैं मेघदूत के प्रति। जब ये छपी तो महान विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिनकर बच्चन जी को पत्र लिखा कि कालिदास को हिंदी में इस तरह खींचने वाला मुझे कोई दिखा नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है, सुझाव है कि आप कालिदास का पूरा अनुवाद करें। बच्चन जी कहते हैं कि इतने बड़े विद्वान का पत्र पढ़कर मैं अचंभित रह गया, लेकिन पत्नी की मृत्यु ने मेरे अंदर का एक रचनाकार, अलग तरह का रचनाकार उठा दिया भीतर से, और वो जो पहले का रचनाकार था वो नहीं रहा। इसलिए मैंने उस दिशा में कोई काम नहीं किया। आप देखिए कि रचना में वासुदेव शरण अग्रवाल ने बच्चन जी को पत्र लिखा। एक बड़ी अपने जीवन का अनुभव बताऊं मैं आपको कि मेरा भी उमर खयाम और कालिदास के प्रति जो अनुराग हुआ वो बच्चन जी को पढ़ने के बाद ही हुआ। मैंने उमर खयाम को ठीक से पढ़ा जितने मेरी सामर्थ्य थी, क्योंकि उमर खयाम को पढ़ने के लिए फिट्जगेराल्ड के अलावा कोई साधन नहीं था, और फिट्जगेराल्ड ने अंग्रेजी में लिखा है। और कालिदास को मैंने पूरा पढ़ा, और सच पूछिए तो कालिदास की ग्रंथावली लाने का एकमात्र कारण मेघदूत था। लेकिन पढ़ा मैंने सबसे पहले रघुवंशम को, और रघुवंशम को पढ़ने के बाद में मैंने कहा अब छोड़ो यार, चलते हैं मेघदूत पढ़ते हैं, कुमार संभव में क्या लिखा होगा। देखिए मेरी अपनी छोटी बुद्धि, कुमार संभव जब ने पढ़ा तो मैं रघुवंशम को भूल गया। फिर मेघदूत पढ़ा, चौथा था ऋतुसंहारम। मैंने कहा नहीं, ऋतुसंहारम नहीं पढ़ा जाएगा, छोड़ो। फिर मैंने, ये भाग्य था मेरा, मैंने ऋतुसंहारम पढ़ा। और आपको एक विचित्र बात बताऊं, मैं लाया था मेघदूत पढ़ने के लिए, और ऋतुसंहारम मेरी सबसे प्रिय रचना होगी कालिदास की। राजीव प्रखर जी नमस्कार। ऋतुसंहारम में 6 ऋतुओं का महाकवि ने वर्णन किया है। तो अब पहला आज का जो प्रस्तुतिकरण है उसका पहला हिस्सा समाप्त होता है। जो बच्चन अपने पाठकों को कहते थे मेरे मादक, मादक शब्द का प्रयोग करते थे, उसके बाद उनकी रचनाएं दूसरी तरह की हो गई। और उन रचनाओं में से कुछ रचनाएं मैं प्रस्तुत करता हूं। देखिए बदलाव आ गया बच्चन में, अब जो परिवर्तन हुआ उसको देखिए। मैं कहां हूं और वह आदर्श मधुशाला कहां है, विस्मरण दे जागरण के साथ मधुबाला कहां है। मधुशाला भी गई, मधुबाला भी गई। है कहां प्याला की जो दे चिर तृषा चिर तृप्ति में भी, जो डुबो तो ले मगर दे पार कर हाला कहां है। देख भीगे होठ मेरे और कुछ संदेह मत कर, रक्त मेरे ही हृदय का है लगा मेरे अधर में, है कुपथ पर पांव मेरे आज दुनिया की नजर में। ये जो पंक्तियां हैं मैं बार बार दोहराता हूं और कोट करता हूं। देख भीगे होठ मेरे और कुछ संदेह मत कर, रक्त मेरे ही हृदय का है लगा मेरे अधर में। काव्य पाठ मैंने शुरू का किया इन 3 पुस्तकों से, लेकिन बच्चन की जो सबसे फेवरेट मेरी पुस्तक रही वो निशा निमंत्रण रही, क्योंकि एक समय मेरे जीवन में भी इतने बड़े संकट का, दुख का जीवन समय आ गया कि मैं 2 साल के लिए बिस्तर पर रहा। और संयोग देखिए उस समय भी 2 साल मैंने लेटे लेटे पुस्तकें ही पढ़ी।
और निशा निमंत्रण मैंने कम से कम पूरी पुस्तक 100 बार पढ़ी होगी, क्योंकि बच्चन की रचनाओं में, दिनकर की रचनाओं में मैंने अपने आप को पाया। मुझे लगा ये रचनाएं संवाद कर रही हैं, मुझसे बातचीत कर रही हैं, मेरे अंदर की मायूसी को ले रही हैं, निकाल रही हैं। मेरा अकेलापन ये रचनाएं दूर करती थी। मैं क्या बताऊं आपको कि बड़े-बड़े सेमिनार लगते हैं डिप्रेशन के, तनाव के। अरे छोटा-सा उपाय है, अच्छे साहित्य को पढ़िए, बहुत हद तक आप इंसुलेटेड हो जाएँगे। मैंने जानबूझ के शब्द प्रयोग किया इंसुलेटेड। बहुत हद तक आपका डिप्रेशन, तनाव, चिंता ये कम हो जाएगी। अगर आएँगी भी तो उतनी तकलीफ नहीं देगी। साहित्य में वो ताकत है। निशा निमंत्रण से कुछ कविताएँ। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पक्षी है, वो कह रहा है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विभलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन रचनाओं में मैंने अपने आप को पाया। और दिनकर बच्चन कहते भी थे कि मेरी रचनाओं में जो मैंने साथी, प्रिय, ये सब संबोधन किए हैं, आप अपने को मान लीजिए। पाठकों से कहते थे, बीत चली संध्या की बेला, धुंधली प्रतिपल पड़ने वाली एक रेख में सिमटी लाली, कहता है समाप्त होता है सतरंगे बादल का मेला, बीत चली संध्या की बेला। नभ में कुछ द्युतिहीन सितारे मांग रहे हैं हाथ पसारे, रजनी आए रवि किरणों से हमने है दिन भर दुख झेला, बीत चली संध्या की बेला। अंतरिक्ष में आकुल आतुर, आहा कमाल है। अंतरिक्ष में आकुल आतुर, कभी इधर उड़ कभी उधर उड़, पंथ नीड़ का खोज रहा है, पिछड़ा पंछी एक अकेला, बीत चली संध्या की बेला। ये बच्चन उमर खयाम के बाद, कालिदास के बाद के बच्चन हैं। एक और कविता निशा निमंत्रण से, तुम तूफान समझ पाओगे, गीले बादल पीले रजकण, सूखे पत्ते रूखे तृणघन, लेकर चलता करता हर हर, इसका गान समझ पाओगे, तुम तूफान समझ पाओगे। गंध भरा यह मंद पवन था, लहराता इससे मधुबन था, सहसा इसका टूट गया जो स्वप्न महान, समझ पाओगे, तुम तूफान समझ पाओगे। तोड़ मरोड़ विटप लतिकाएं, नोच खसोट कुसुम कलिकाएं, जाता है अज्ञात दिशा को, हटो विहंगम उड़ जाओगे, तुम तूफान समझ पाओगे। एक मेरी बहुत ही फेवरेट, अपने आप को उठाने के लिए, अपने आप को मायूसी के क्षणों से निकालने के लिए मैं कितनी बार इसका पाठ किया हूं मुझे याद नहीं है। तू क्यों बैठ गया है पथ पर, आवाहन है, तू क्यों बैठ गया है पथ पर, ध्येय न हो पर है मग आगे, बस धरता चल तू पग आगे, बैठ न चलने वालों के दल में तू आज तमाशा बनकर, तू क्यों बैठ गया है पथ पर। मानव का इतिहास रहेगा, कहीं पुकार पुकार कहेगा, निश्चय था गिर मर जाएगा, चलता किंतु रहा जीवन भर, तू क्यों बैठ गया है पथ पर। और अंतिम देखिए क्या कवि की सोच है, जीवित भी तू आज मरासा, पर मेरी तो यह अभिलाषा, चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं अपने पैरों चल चल कर,
क्या बात है कि चिता की सेज सजी हुई हो और व्यक्ति कह दे कि मैं जा रहा हूं, चिता की सेज सजी हुई है, आपको टाटा बाय बाय। क्या कल्पना है, क्या अद्भुत रचना है। आगे चलते हैं। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। आज के माहौल पे भी है। इसमें से एक संपादित अंश है। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना, नाश की उन शक्तियों के साथ जलता जोर किसका, नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना, जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। आगे चलते हैं। एक गायत्री जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोग लिखते हैं, जो मैं पढ़ पाता हूँ, उससे प्रेरणा मिलती है। ये सच पूछिए तो ये रचनाएं ऐसी हैं, ये लोग ऐसे हैं कि निष्प्राण में प्राण का संचार कर देते हैं। ये कविता निर्माण बच्चन जी की जो दो सबसे ज्यादा रचनाओं को मैंने पढ़ा, उनमें ये निर्माण है। एक एक शब्द इस कविता का याद करके रखने लायक है और पीढ़ियों को सौंपने लायक है। ये बड़ी कविता है, मैं पूरी सुनाना चाहूंगा। ये मुझे लगता है शायद मेरे जीवन पे ही लिख दिया बच्चन जी ने। वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। एक जीवन में मेरी भी एक दौर आया कि मुझे लग रहा था कि अब सुबह होगी ही नहीं। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन, भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर। वह चले झोंके कि कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निजतान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का वाहन फिर। हर रात के बाद प्रभात का आगमन होना ही है। निर्माण की अंतिम पंक्तियां हैं। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। क्या बात है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है,
वाह! एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। अंतिम अद्भुत पंक्तियां हैं। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता में सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर। आप देखिए, आज एक निराशा का माहौल है। अरे उठो, है तो है निराशा। इन कवियों ने, इन कवियों की रचनाओं में लड़ने की, जूझने की, आगे बढ़ने की सामर्थ्य आती है। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि मैं गद्य में लेख लिखता हूं और चीजें लिखता हूं, कविताएं मैं नहीं लिखता। कभी कभार कोई कह दिया तो कविताएं लिखती लिखती मेरे अंदर से 1980 के आसपास आवाज आई कि भैया मैं कवि तो नहीं हूं। लोग प्रश्न करते क्या मैं कवि हूं? मुझे एक आवाज आई कि नहीं, मैं कवि तो नहीं हूं, लेकिन कविताओं के साथ मेरा संबंध हमेशा रहेगा। और कविताओं को लेके मेरी अपनी सोच बिल्कुल स्पष्ट है। जो मेरे जीवन में इन लोगों ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया, वो मैं साझा करता हूं। कविताओं ने, चाहे वो दिनकर हो, बच्चन हो, मैथिली शरण गुप्त हो, महादेवी वर्मा हो या सुमित्रानंदन पंत हो, मैंने इनसे ज्यादा पढ़ा नहीं किसी को। इन्हीं में घूम के रह गया। मुझे लगा मेरी आवश्यकताएं जो थी वो इन्होंने पूरी कर दी। अब ज्यादा मुझे नहीं इधर उधर भटकना है, लेकिन साहित्य ने मुझे तैयार किया इंसान बनने के लिए, और साहस भी दिया, प्रेरणा भी दी कि तुम इंसान बन सकते हो। ये साहित्य का सबसे बड़ा मेरे जीवन में प्रभाव पड़ा। जिन लोगों ने, इन लोगों ने, मैं कभी कभी सोचता था कि क्या कारण है कि इनकी वाणी में मुझ पर प्रभाव पड़ता है। मुझे उत्तर मिला कि इन लोगों ने जन सागर में डूबकर रचनाएं लिखी हैं, सृजन किया है। ये जीवन के यात्री थे। जब तक आप यात्री नहीं होंगे जीवन की, आप सृजन नहीं कर सकते। आप लिख सकते हैं, लेकिन वो रचनाएं कालजयी रचना नहीं हो सकती। जैसा किसी ने पैरोडी लिखी थी कि उमर खयाम की रुबाइयां प्याले की गहराई तक पहुंच जाती हैं। मुझे वही बात पसंद है, तुलना पसंद नहीं है। ये लोग आपके अंदर में छिपी हुई निराशा को निकाल के आपके अंदर एक शुद्धता, चेतना, एक नवजीवन का संचार करते हैं। ये यात्री थे। बंद कमरों में आप सृजन नहीं कर पाएंगे। और मेरी एक सोच है, मैंने मोनिका चावला कपूर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सोच है और मेरे लिए बिल्कुल सही है कि भाषा का हम सम्मान करें तो भाषा और वाणी हमको आशीर्वाद देती है। आप देखिए, मैंने जीवन में चेष्टा की कि खुद भी सुंदर बोलूं और लोगों को भी असभ्य बातें कहने के लिए, अमर्यादित बातें कहने के लिए रोकूं। जितना हो सकता है मुझसे, अपने आचरण से ही व्यक्ति शिक्षा दे सकता है। समझा के कौन किसको समझा पाएंगे। ये मैंने डोंगरी जी को पढ़ा कि वाणी और भाषा आशीर्वाद देती है। यही बात संगीत के लिए राग रागिनियों के बारे में बड़े बड़े संगीतज्ञ कहते थे कि राग रागिनियां अगर छेड़छाड़ आप नहीं करें तो आपको आशीर्वाद देती हैं। तो मेरे लिए साहित्य का एक घटना, एक दिनकर की अंतिम कविता, जो वो कहते थे कि मैंने, ये मेरी अंतिम कविता है, इसके बाद मैं सृजन नहीं करूंगा, उसको मैं अंतिम ही मानता हूं। उसका पाठ करके हम दिनकर में प्रवेश करेंगे।
लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये किंवदंती है, कहानी है, कितनी सत्यता है मुझे पता नहीं है, लेकिन हम सब ने सुनी है कि लाल किले में कवि सम्मेलन चल रहा था। दिनकर जी उसमें आए हुए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें बुलाए गए थे। ऐसा सुनते हैं कि नेहरू जी जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, दिनकर जी उनके साथ थे। नेहरू जी लड़खड़ाए और दिनकर जी ने उनको सँभाला। नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपने मुझे सँभाल लिया। दिनकर जी ने उत्तर दिया कि राजनीति जब-जब लड़खड़ाएगी, साहित्य उसे सँभाल लेगा। मुझे पता नहीं है ये सत्य है, नहीं है, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स स पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि साहित्य ने मुझे तो सँभाला और इसका प्रमाण मैं हूँ। लेकिन साहित्य वो जो सद साहित्य हो। मेरी बहुत कवियों में निवेदिता संस्थापक हमारी जानती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता भी नहीं और बहुत कवियों में मेरी रुचि भी नहीं है, जो भाषा के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं इस मंच से कुछ कहना नहीं चाहता, हमारा एक विशुद्ध मंच है, लेकिन भाषा का मज़ाक उड़ाने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भाषा का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन इस साहित्य ने मेरे साथ जो किया है, ये प्रमाण रखा जाना चाहिए। मैं तो प्रमाण रखता हूँ अपने बच्चों के सामने और आपको एक बात बताऊँ, सुन के आप लोगों को अच्छा लगेगा, गर्व होगा। मेरी बेटी की बच्ची छोटी है, उसको मैं दिनकर की कविता याद करवाता हूँ और बड़े शौक से याद करती है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों के साथ में, ऐसा नहीं है कि अपने आप सीखेंगे। मुझे भी शिक्षकों ने सिखाया, उन्होंने प्रेरणा दी कि भैया तुमने ये पढ़ लिया, चलो अब कंकाल पढ़ो जयशंकर प्रसाद की। कंकाल पढ़ ली, अब फणीश्वरनाथ रेणु पकड़ा देते थे, तुम पढ़ो इसको। अब क्या करता मैं? नहीं पढ़ता तो अगले दिन 4 बातें सुनने को मिलती, लेकिन वो आदतें मेरे कितनी काम आई, इसका मैं एक उदाहरण हूँ। और क्योंकि बातचीत होती रहती है, काव्य पाठ में होनी भी चाहिए, मज़ा आता है। और बच्चन की अब उन्होंने कहा था कि मेरी अंतिम रचना है। हालाँकि लिखा उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत कभी-कभी जाल समेटा। देखिए इसका मैं बैकड्रॉप है, कभी-कभी बताने में आप सब एक बहुत ही बड़ी सोच वाले लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। लेकिन ये मैंने देखा है, हम लोग समंदर में जाते थे दीघा में, बहुत बार गए हुए हैं दीघा में घूमने के लिए, तो देखते थे मछुआरे जो हैं वो जाल फैला के रखते हैं, मछली पकड़ने के लिए। बड़ा जाल होता है, उस जाल में इतनी हवा भर जाती है कि उस जाल में वज़न होता है मछलियों का और हवा का, उसको आप खींचना चाहें तो नहीं खींच सकते, धीरे-धीरे खींचना पड़ता है। और जाल को खींचने में जब शाम को लौटते हैं, तो 1 घंटे पहले वो खींचना चालू करते, तब जाल समेटा जाता है। बच्चन की रचना है, जाल समेटा। संपादित अंश हैं। जाल समेटा करने में भी वक़्त लगा करता है माझी, मोह मछलियों का अब छोड़। नींद अचानक भी आती है। देखिए, एक गहराई है। नींद अचानक भी आती है, सुध-बुध सब हर ले जाती है, गठरी में लगता है चोर। जाल समेटा करने में भी समय लगता है माझी, मोह मछलियों का अब छोड़। अभी क्षितिज पर कुछ-कुछ लाली, जब तक रात न घिरती काली। उठ अपना सामान बटोर, जाल समेटा करने में भी वक़्त लगा करता है माझी, मोह अब मछलियों का छोड़। अंतिम है, मेरे भी कुछ कागज पत्रे, मेरे भी कुछ कागज पत्रे, इधर-उधर हैं फैले बिखरे, गीतों की कुछ टूटी कड़ियाँ, कविताओं की आधी सतरें, मैं भी रख दूँ सबको जोड़,
जाल समेटा करने में भी वक्त लगा करता है माझी, मोह अब मछलियों का छोड़। तो इसके साथ ही बच्चन की काव्य पाठ करते-करते मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि खुद जब एन्जॉय आदमी करता है, अच्छा लगता है, तो ध्यान नहीं रहा। अब आगे चलते हैं और मेरे हीरो दिनकर में प्रवेश करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, उर्वशी के लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1961 में। और मेरा अपना ये मानना है, मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, कोई इससे सहमति न रखे तो कोई बात नहीं, कि जो योगदान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रसाद, दिनकर, इन लोगों का योगदान मेरे हिसाब से कहीं ज्यादा है। ये बड़ी बात है, छोटे मुंह बड़ी बात ही सही, लेकिन देश में जो आग लगाने का काम इन लोगों ने किया, अग्नि में जो आहुति डाली, वो दिनकर जैसे लोगों ने डाल दी। और जब दिनकर आए थे और जो रचना उन्होंने सुनाई थी, आज तक मुझे याद है वो रचना। शुरुआत करता हूं, कालजयी कवि को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए। संपादित अंश है। मेरे नखपति मेरे विशाल, मेरे नखपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नखपति मेरे विशाल। ये उन्होंने हिमालय के प्रति में शुरुआत की थी। लेकिन आप देखिए, मुझे लगता है कि दिनकर का अपना व्यक्तित्व भी जो है, वो कहीं इस कविता से मेल तो नहीं खाता है। हिंदी के लिए तो वो हिमालयी थे। आज हम देखिए, युद्ध गीत को लिखने वाला दिनकर के बाद कौन हुआ? मुझे लगता नहीं है कि युद्ध गीत दिनकर के बाद किसी ने लिखा होगा। आगे चलते हैं, जो मेरी एक पसंदीदा कविता है। मैं इस कविता के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और शायद मेरी अपनी सोच का भी पता चलेगा। कभी-कभी बैठे जब अखबार में किसी सैनिक की श्रद्धांजलि आती है कि 1971 के युद्ध में या कारगिल के युद्ध में उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी, प्राणों का उत्सर्ग किया था, तो मैं इन कविताओं में से कुछ अंश, अगर फ़ोन नंबर दिया होता है तो लिख के उनको भेज देता हूँ। ये मेरी उनको श्रद्धांजलि है दिनकर से, और मैं नीचे लिख देता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर। और लोगों के जवाब आते हैं, मुझे लगता है मैंने क्या कर दिया, अद्भुत काम किया, इससे बढ़िया श्रद्धांजलि मैं क्या दे सकता हूँ। तो प्रस्तुत करता हूँ दिनकर की जो रचनाएं, मेरी एक फेवरेट रचना है। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुख खोल, कलम आज उनकी जय बोल। दिनकर ने दी ये कविता लिखी है, छोटा मोटा कोई व्यक्ति नहीं है। शहीदों को दिनकर ही दे सकता है। जो अंदर से पावरफुल होते हैं, उनमें क्षमा होती है। दिनकर जी ने कहीं लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। और अंतिम देखिए कहां ले गए दिनकर जी।
अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी हैं उसकी महिमा के सूर्य चंद्र खगोल भूगोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो ये हमारे शहीदों को, ये दिनकर जी की श्रद्धांजलि है। तो दिनकर और एक और मेरी जो पसंदीदा रचना है, इस बार जो लॉकडाउन पिछला लगा था और लाखों लोग पैदल 250-250, 300 किलोमीटर गए थे, उनके लिए समर्पित बोधिसत्व से संपादित अंश हैं। आह, सभ्यता के प्रांगण में आज गरल वर्षण कैसा, घृणा सिखा निर्वाण दिलाने वाला यह दर्शन कैसा। देखिए क्या लिखा है दिनकर जी ने, घृणा सिखा निर्वाण दिलाने वाला यह दर्शन कैसा। ये व्यंग है उन तथाकथित गुरुओं पर जो पोथी पढ़ के गुरु बन गए हैं बड़े बड़े। स्मृतियों का अंधेर, शास्त्र का दंभ, तर्क का छल कैसा, दीन दुखी असहाय जनों पर अत्याचार प्रबल कैसा। आज दीनता को प्रभु की पूजा का भी अधिकार नहीं, देव बना था क्या दुखियों के लिए निठुर संसार नहीं। धन पिशाच की विजय, धर्म की पावन ज्योति अदृश्य हुई, जागो बोधिसत्व भारत में मानवता स्पृश्य हुई। धूप दीप आरती कुसुमले भक्त प्रेम वश आते हैं, मंदिर का पट बंद देख जय कह निराश फिर जाते हैं। शबरी के जूठे बेरों से आज राम को प्रेम नहीं, मेवा छोड़ शाक खाने का यादनाथ को नेम नहीं, यादनाथ श्री कृष्ण को। देखिए इन कविताओं ने जो जीवन में क्रांति लाई है, मैं भिड़ जाता हूं तथाकथ गुरुओं से और डरता नहीं। इसकी ताकत मुझे दिनकर जैसे लोगों से मिली। पर गुलाब जल में गरीब के अश्रु राम क्या पाएंगे, बिना नहाए इस जल में क्या नारायण कहलाएंगे। मनुज मेघ के पोषक दानव आज निपट निर्द्वंद हुए, कैसे बचे दीन प्रभु भी धनियों के गृह में बंद हुए। अनाचार की तीव्र आंच में अपमानित कुलाते हैं, जागो बोधिसत्व आह्वान है बोधिसत्व का। ये भारत का एक कवि ही कर सकता है, हमारी भाषाओं के कवि ही कर सकते हैं। जागो बोधिसत्व भारत के हरिजन तुम्हें बुलाते हैं, जागो विप्लव के वाक दंबियों के इन अत्याचारों से, जागो हे जागो तप निधान दलितों के हाहाकारों से, जागो गांधी पर किए गए नरपशु पतितों के वारों से, जागो मैत्री निर्घोष आज व्यापक युद्धर्म पुकारों से, जागो गौतम जागो महान, जागो अतीत के क्रांतिगान, जागो जगती के धर्म तत्व, जागो हे जागो बोधिसत्व। तो ये बोधिसत्व कविता मैंने इस बार जहां तक मेरी पहुंच थी, मैंने पिछले लॉकडाउन में और सबको भेजी। तो साहित्य क्या काम कर सकता है, इन रचनाओं को हम किस तरह प्रेरणा करवा सकते हैं, ये बोधिसत्व से मैंने सीखा। एक रचना स्मृतियों के आधार पे है, उन्होंने 3 क पे लिखी है, ककार, कीर्ति, कामिनी और कंचन। कभी समय मिले, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि लगभग 1 घंटा होने को चला, 1 घंटा हो गया, बातों बातों में पता भी नहीं चला। और अभी एक आध कविता कुछ बाकी है, तो उसको सुना के और फिर हम इस शाम को विराम देंगे। और 1961 में उर्वशी के बाद में भारत चीन युद्ध हुआ और उस युद्ध में चीन के हाथों जो पराजय हुई, दिनकर को उससे बहुत गहरा आघात लगा। उन्होंने उस युद्ध के बाद एक कविता लिखी, क्योंकि नेहरू और शाओन लाई ने मिलकर कबूतर छोड़े थे। कईयों ने देखा होगा, नेहरू जी कबूतर छोड़ते थे शांति का प्रतीक, और उसमें चीन के जो प्रीमियर थे उन्होंने भी कबूतर छोड़े थे। उस पे कविता लिखी। जब शांतिवादियों ने कपोत, कपोत कहते हैं कबूतर को, माफ कीजिएगा मैं अर्थ कर दिया,
मेरा तो मजा आता है खुद को। जब शांतिवादियों ने कपोत छोड़े थे, किसने नहीं आशा में हाथ जोड़े थे, पर हाय धर्म यह भी धोखा है, छल है, उजले कबूतरों में भी छिपा अनल है। देखिए, उजले कबूतरों में भी छिपा अनल है, पंजों में इनके धार धरी होती है, कईयों में तो बारूद भरी होती है, जो अड़े शेर उस नर से डर जाता है, जो अड़े शेर उस नर से डर जाता है विदित व्याघ्र को व्याघ्र नहीं खाता है। तो ये दिनकर जी की रचनाएं, और मुझे लगता है कि समय हमारा लगभग खत्म हो गया है, और 1 घंटे का समय था। इस काव्य पाठ में इतना आह्लाद हुआ, इतना आनंद आया कि मुझे लगता है कि समय की मर्यादा को रखते हुए, क्योंकि शाम के 8 बज गए, हम सबको, किसी को खाना खाना है, किसी को बनाना है, तो वो भी हमारा एक धर्म है। तो अंतिम छोटी सी बात कह के, ये कई जगह पढ़ी है, सत्य है कि 1974 में दिनकर जी का प्रयाण हो गया था। मैं उसको प्रयाण ही कहता हूँ, निधन हो गया था। और तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के सामने उन्होंने रश्मिरथी का पाठ किया था। ये बहुत लोग जानते हैं, कहानियों में आता भी है। और पाठ करने के बाद में उन्होंने कहा था भगवान वेंकटेश से कि समुद्र के तट पर समुद्र को कहा कि तेरे जवाई को मैंने कविता सुनाई है और मुझे इसकी दक्षिणा चाहिए, पारितोषिक चाहिए, और मैं मृत्यु मांगता हूँ क्योंकि ये देश जीने के लायक नहीं है। लेकिन ये उस पर बहुत चर्चा हुई। असली बात ये थी कि इन दोनों ने एक भारतीय जनमानस में एक धागे का एक बांधने का काम भी किया। इन शब्दों के साथ मैं अपने काव्य पाठ को विराम देता हूं, और जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबको नमस्कार करता हूं, क्योंकि मैं भी एक श्रोता हूं, मैं कोई कवि हूं नहीं। तो अनुगुंज का धन्यवाद कि एक श्रोता को उन्होंने आज बुलाया और काव्य पाठ करने को कहा। और अब मैं निवेदिता जी आपको सौंपता हूं आगे की कार्यवाही के लिए। नमस्कार। इतना आनंद आया इस 1 घंटे में, और मेरे ख्याल से जितने श्रोता जुड़े हुए हैं उन सबको भी बहुत आनंद आया। आप श्रोता नहीं, आप साहित्य के असली सेवक हैं। साहित्य की साधना तो आप कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं। तो मतलब आज मुझे लग रहा है कि जो अक्स अतीत के हमने जो कार्यक्रम शुरू किया है, आज उस कार्यक्रम को जो मैंने शुरू किया है उसका एक्चुअली आज उसका उद्देश्य सफल हो गया, इस कार्यक्रम को शुरू करने का। और बहुत आभार आपका कि आप हमारे निवेदन पर आए और आपने इस 1 घंटे की प्रस्तुति की। और एक निवेदन और भी है कि अनुगुंज का जो अक्स अतीत के कार्यक्रम है उसमें शारदा जी आप बहुत रेगुलर आएंगे, क्योंकि हमें आप जैसे साहित्य प्रेमियों की हमको जरूरत है इस कार्यक्रम में। और आज पूनम शर्मा जी का एक जो स्टेटमेंट है, हमारी मुंबई की राज्य प्रभारी है पूनम शर्मा, उन्होंने इतना सुंदर एक स्टेटमेंट लिखा यहाँ पर कि उन्होंने ये लिखा कि जो लोग आज का ये कार्यक्रम नहीं सुन रहे हैं उनको नहीं पता कि वो क्या खो रहे हैं, उनको नहीं पता कि उन्होंने कौन सा खजाना वो खो रहे हैं। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात लिखी। और मैं देख रही हूँ कि अभी जो 24 लोगों ने लाइक एंड लव किया है, तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा शायद 26-27 लोग जुड़े होंगे इस कार्यक्रम में। हमें फर्क नहीं पड़ता कि अगर 5,000 5,500 सदस्य हैं और उसमें से अगर 25 लोग भी इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य सफल हो जाता है। क्योंकि अनुगुंज केवल हिंदी दिवस मनाने में विश्वास नहीं करता। हिंदी दिवस के दिन तो हिंदी से रिलेटेड कविताएं होती हैं, हिंदी में काम करना चाहिए, हिंदी में साहित्य लिखना चाहिए, सब लोग हिंदी के लिए बोलना शुरू करते हैं। बट हिंदी के लिए जो काम है ये जो आज आपने 1 घंटा किया शारदा जी, ये है हिंदी भाषा को जो हम लोग आपने एक्चुअल पूजा करी आपने हिंदी साहित्य की।
एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि कितने लोग जुड़ने से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पूरी तरह आपकी बात का समर्थन करता हूँ और बच्चन ने लिखा है अपनी रचनाओं के लिए 72 किताबें लिखी हैं लगभग। उन्होंने लिखा है, वृष्टि का होना सफल यदि एक भी तृण हो धरणी पर। हाँ, एक भी तरु मंजरित यदि व्यर्थ कोयल का नहीं स्वर। आप देखिए, ये बच्चन ने लिखा है। वो कहते हैं एक आदमी बिल्कुल, पढ़ी मेरी कविता। तो आपने बहुत एक बड़ी बात आदमी कह दिया। एक आदमी। बहुत तो वही मैं यही कह रही हूँ कि वही मुट्ठी भर लोग भी अगर साहित्य को आगे ले जा रहे हैं, सुन करके, बोल करके और पुराने साहित्य को ला करके आपस में शेयर करके, तो उससे भी हमारा ना साहित्य बचा रहेगा। हमारा साहित्य तो बचा रहेगा, उसको तो हम बचा ले जाएंगे कैसे भी। क्या बात बहुत है, बहुत क्या प्रणाम और बहुत आभार। हम लोग धन्य हो गए, आज अनुगुंज मंच धन्य हो गया। आप जैसे प्रस्तुतिकर्ता को लेकर के आज जो साहित्य प्रेमी को आज सुन करके और जितने श्रोता हैं, हम आप सबके भी बहुत आभारी हैं। आप लोग इस कार्यक्रम को बनाते हैं। आप लोग जो मुट्ठी भर श्रोता हैं, वो इस कार्यक्रम को बनाते हैं और आप जैसे मुट्ठी भर श्रोता इस अक्स अतीत के कार्यक्रम को सफल करते हैं और आप जैसे मुट्ठी भर श्रोता साहित्य को आगे लेकर के जाएंगे। आपकी वजह से साहित्य बचा रहेगा। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद आप सभी। सब सुरक्षित रहें, सब ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।